अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज 7 रोज हो गए हैं जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और उसके बाद पूरे खित्ते को जो मिडिल ईस्ट है जंग ने अपनी लपेट में ले लिया है। और अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहा है कि वो ईरान के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, बल्कि ईरान से कहेंगे कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है उनकी क़यादत है, उनका यह कहना है कि जो खबरें आ रही थी कि शायद कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, कोई सीज फायर के लिए वो बात कर रहे हैं, उस पर उन्होंने इनकार किया है और इवन चैलेंज किया है इराक के जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं कि अगर अमेरिका अपना शौक पूरा करना चाहता है ग्राउंड इन्वेजन का, तो वो शौक भी आकर पूरा कर ले। दूसरी तरफ जो ईरान के सदर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने उनसे रब्ता किया है मीडिएशन के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ईरान अपनी जो सलामती है और जो सिक्योरिटी और सॉवरेंटी है उस पर कोई समझौता नहीं करेगा। और जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं उन्हें पूछना चाहिए उन ताकतों से कि जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और उनकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। अब इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है, जो डिबेट हो रही है कि किसका पलड़ा भारी है। अगर आप अमेरिका की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि पिछले 7 दिनों में जो उन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, काफी हद तक उन्होंने उनको कमजोर किया है। और जो दावा किया है जो अमेरिका ने कि अब तक पहले दिन के मुकाबले में जो ईरान मिसाइल दाग रहा था इसराइल और बाकी गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के एसेट्स थे उसमें 90% कमी हुई है। जो ड्रोन्स हैं उनमें 83% वो कह रहे हैं कि कमी वाकई हुई है। लेकिन शहबाज, इसका जो दूसरा एंगल ये है कि जब इस तरह जो बड़ी ताकतें होती हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल टेक्नोलॉजी हो अदरवाइज हो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, और जब आप ईरान जैसे मुल्क के ऊपर आप हमला करें जो पिछले कई अरसे से आइसोलेशन का शिकार थे, उनके ऊपर हर तरह की सैंक्शंस थी, तो एक एब्सोल्यूट विक्ट्री जो है आप उसको इमेजिन करते हैं। तो एक कहते हैं कि इसको जांचने का पैमाना यह है कि 7 दिन हो गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को उन्होंने असैसिनेट किया, तमाम उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चेन ऑफ कमांड को अपेरेंटली उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। उसके बावजूद 7 दिन हो गए हैं, ईरान अभी भी उस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है। तो बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि फिर जो बड़ी ताकत है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अभी अचीव करने में नाकाम रही है। कामरान, ये तारीख बताती है कि जितनी भी रिसेंट हिस्ट्री में वॉर्स हुई है, अमेरिका को उसमें उस तरीके से कामयाबी नहीं हुई जो उसकी ख्वाहिश थी। जो उसने प्रीएम्प्ट किया था, उसने रिजीम चेंज जरूर किए, मिडिल ईस्ट के अंदर हुकूमतें तबाह की, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, लेकिन जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हुए। ईरान के केस में भी आप देख लीजिए, 7 दिन हो गए हैं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनके इनिशियली उन्होंने कुछ कहा था कि बड़ी क्विक उनको विन्स होंगी, पूरी उनकी जो टॉप लीडरशिप थी वो एलिमिनेट कर दी। बात रिजीम चेंज की हो रही थी, उनकी न्यूक्लियर पावर खत्म करने की हो रही थी, जो कि जून में भी जब अमेरिका ने हमले किए और उस वक्त दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि जी हमने इनकी न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है वो खत्म कर दी है। आज जहां पे सूरत हाल है, अमेरिका के अपने अंदर बहुत ज्यादा अपोजिशन है। आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर वोटिंग हुई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी, उनके सेनेट ने भी उसको, ऑल दो प्रेसिडेंट की जो उसकी वॉर थी उसको उन्होंने बहुत एक थिन मेजॉरिटी से, इन केस ऑफ कांग्रेस उनकी 4 से 5 वोट से, 4 या 5 वोट की मेजॉरिटी से उनको जो वॉर थी उसको उन्होंने इस तरीके से नहीं रोक सके जो उनकी एक करारदाद थी। बट उसका अभी हुआ ये है कि अगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है या उसमें वो हासिल ना कर सके और सिर्फ एक थिन मेजॉरिटी से वो अपनी जो जंग उसको बचा सके अपनी कांग्रेस के अंदर, तो दैट मीन्स कि अमेरिका के जो सदर हैं वो उस तरीके से जो उनका ख्याल था ईरान के अंदर और अपने उनके मुल्क के अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर रहे। अब मेरे ख्याल में डीप डिविजन्स हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है जो सेनेट में भी और कांग्रेस में भी जो वोट हुआ। भले उसमें कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप को और उनकी जमात को नाकामी तो नहीं हुई, क्योंकि अदरवाइज अगर वो करारदाद मंजूर हो जाती तो इसका मतलब है कि उनको फिर बाकायदा तौर से कांग्रेस से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती जो भी वो ईरान के खिलाफ कर। लेकिन अभी भी चूंकि उनको कामयाबी नहीं हुई तो जो उन्होंने अब अथॉरिटी इस्तेमाल की है, वॉर का जो उनका एक्ट है वो सिर्फ 2 माह की है, विच मीन्स कि ये जो जंग है अगर वो कांग्रेस की मर्जी के बगैर इसको मैक्सिमम 2 माह के लिए चला सकते जो कि एंड ऑफ अप्रैल बनता है। तो अप्रैल के बाद भी अगर जंग चलती है तो वापस उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, उनकी ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी। अब जो उनके लेटेस्ट ट्वीट्स आ रहे हैं तो बात रिजीम चेंज से यहां तक आ गई कि हम हमारी मर्जी से आप अपना लीडर मुंतखब करें। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी
पोजीशन चेंज कर रहे हैं, विच इज अब सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी जो दुनिया की पावर है, नो डाउट अमेरिकन जो उसकी मिलिट्री माइट है, फिर इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, उसके आगे ईरान का एक हफ्ते भी खड़े हो जाना और इस तरीके से खड़े हो जाना, वहां पे जो लाइफ है, जो अब वहां से वीडियोज आ रही हैं, लाइफ तेहरान के अंदर जहां भी इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, तो वहां पे भी लाइफ उस तरीके से डिस्टर्ब नहीं हुई। हाँ, जो ब्रॉडर क्वेश्चन आ जाता है, पूरा खित्ता जो जंग की लपेट में जा चुका है, पाकिस्तान जैसे ममालिक, उसका वो सार्फ जो अपने घर में बैठा हुआ है, जिसका दुनिया की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, वो इफेक्ट हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया सिर्फ ये बात है मिडिल ईस्ट से बढ़कर बहुत आगे चली गई। मेरे ख्याल में इसी नुक्ते के ऊपर बात करने की जरूरत है। जो ईरान की, मैं जब शुरू किया ना कि आपका पैमाना क्या है मेजर करने का, जो अमेरिका है वो तो ये कह रहा है कि अभी तो हमने स्टार्ट किया, वो कह रहे हैं कि हमने 90% उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया है, वो बाकी बातें ठीक है, टेक्निकली वो चीजें कह रहे होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखें। इससे पहले भी इराक वॉर हुई, अफगानिस्तान की जंग ले लें, लिबिया में बाकी जो भी जंगें हुई, और इवन पिछले साल जून में जो इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोजा लड़ाई हुई, ये जंग इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ईरान ने जो रिटेलिएशन की है, जितने जो मिलिट्री एसेट्स हैं रीजन के अंदर अमेरिका के गल्फ में, उनको निशाना बनाया है। और वो एक जो बबल था कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पर सेफ्टी है, सिक्योरिटी और थी भी, और पूरी दुनिया से लोग आकर के वहां पे सरमायाकारी करते थे, टैक्स फ्री था, बट इस जंग ने उस बबल को बस्ट कर दिया है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि बेशक इसे आप तीसरी आलमी जंग ना भी कहें, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर आ रहा है। और जो ईरान की हिकमत अमली यही है कि ईरान बका की जंग लड़ रहा है, और उनकी जो हिकमत अमली है वो कितनी मुस्तकबिल में उसको कितना नुकसान होता है ये तो बाद में पता चलेगा। बट उन्होंने जो अब हिकमत अमली अपनाई है कि ठीक है, आपने हमारे ऊपर हमला किया है, मे बी हम उस तरीके से मिलिटरीली उतने ताकतवर ना हो, लेकिन हम आपको वहां पर हिट करेंगे कि जिससे आप उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आज मेरे ख्याल में जो दो अदर देन जो मिलिट्री फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है, जो दो बड़ी खबरें मेरे ख्याल में जो गल्फ से आ रही हैं, और लगता यह है कि वहां पर अब रियली कंसर्न्स जो हैं वो रेज हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक तो खबर ये दी है कि जो गल्फ कंट्रीज के जो बड़े ममालिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, खास करके अमेरिका में कुछ $2 ट्रिलियन की वो बात की जा रही है, जो प्रॉमिसेस थे उनके, और विड्रॉ करें। और वजह उसकी ये है कि जो नुकसानात इस जंग के नतीजे में उन्हें हुए हैं, एक तो उस पर खर्च करना, दूसरा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वहां पर इसलिए करते थे और प्रोमिसेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ये इंश्योरेंस है हमारी सेफ्टी की, कि अगर हम अमेरिका में जाके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका उसके बदले इंश्योर करेगा कि हमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें हमारी मदद करेगा। लेकिन जो ईरान ने उनके ऊपर हमले किए, भले उसको इंटरसेप्ट तो किया हो, लेकिन जो डैमेज है, और उससे भी बढ़कर कि उसमें यह भी था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी तो जो ये गल्फ कंट्री हैं जो भी, क्योंकि इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट तो तेल है या गैस है, तो उसकी जो सप्लाई में कोई डिसरप्शन नहीं आएगी, उसमें भी डिसरप्शन आ गई है। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद क्लियरली मुझे लगता है कि ये डिलिबरेट जो लीक्स गल्फ कंट्री से आ रही हैं, मैसेज जो है ईरान के बजाय अमेरिका को दिया जा रहा है कि बस कर दें, अब इस जंग को खत्म करें, अगर वरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसके नुकसान। देखिए ये एक जिस किस्म का इंपल्सिव डिसीजन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, ये अमेरिका के अंदर भी डिबेट हो रहा है कि आपके एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स इस वॉर के क्लियर नहीं है, कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं ली गई, और जो ईरान का रिएक्शन था इसमें मेरा ख्याल एक दो जो हाई रैंकिंग यूएस ऑफिशियल्स हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी भी स्टेटमेंट है कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान जो कह रहा था कि वो रीजनल कंट्रीज पे जहां पे यूएस के जो है उसके मिलिट्री के बेसिस हैं उस पर अटैक करेगा, तो अब उसका नतीजा अगर आप देखें, जो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट का जो खित्ता है वो दुनिया की तकरीबन आधी जो उसकी सप्लाई है एनर्जी की, जिसमें एलएनजी भी है, जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, उसकी सप्लाई मिडिल ईस्ट के खत्ते से होती है। फिर उसके अलावा जो बाकी रीजन से सप्लाईज आ रही हैं वो स्टेट ऑफ हरमुज से गुजरती है, जिसके जो तकरीबन अब बंद हो चुका है, जो 20% सप्लाईज को वो कैटर करता है दुनिया की। तो इस वक्त जो सूरत हाल है और जो ईरान की स्ट्रेटेजी थी, उसने सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरीज थी सबसे बड़ी, उसके ऊपर ड्रोन्स मारे उसने। कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का जो एक्सपोर्टर है, 20% ऑफ द वर्ल्ड एलएनजी जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है, उसने फोर्स मेजोर कतर एलएनजी ने डिक्लेयर कर दी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी है। बहरीन की जो फैसिलिटीज थी, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ऑयल फैसिलिटीज थी, उसके ऊपर इंपैक्ट आया। तो उसका अब एट द एंड ऑफ द डे ये तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव था ना, उसका फिर अगला जो इंपैक्ट आता है वो फिर हर मुल्क और हर मुल्क के हर घराने के ऊपर आता है। अब बात आ जाती है पाकिस्तान की। पिछले एक हफ्ते से, लेकिन पाकिस्तान से पहले जो आप कह रहे थे ना, एक और जो खबर जो कतर के जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने तो रिकॉर्ड पे कहा है कि अगर ये जंग नहीं रुकती और ये ऐसे ही जारी रहती है तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है
कि ये जो गल्फ कंट्री से जो तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, बरामद हम कर रहे हैं या गैस है, ये मुकम्मल तौर पर विद इन डेज उन्होंने कहा डेज। और उसका नुकसान उन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया की जो ग्लोबल जीडीपी है वो मुतासर होगी, नौकरियां खत्म होंगी, एक मैसिव उन्होंने कहा है कि इसका होगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि इवन अगर आज भी जंग बंद हो जाती है, इसका इतना नुकसान हो चुका है कि इवन कतर को नॉर्मल उस रूटीन पे आने के लिए दे डू नॉट नीड वीक्स, दे नीड मंथ्स, कि वापस उस पुरानी रूटीन पे आने के लिए हफ्ते के बजाय उन्हें महीने लग सकते हैं। तो उससे आप इमेजिन करें। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान की आप जिक्र करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि जो तेल की कीमतें हैं वो अगले चंद हफ्तों में फिर आज कोई $90 पर बैरल है तो वो $150 पर बैरल तक पहुंच जाएंगी। तो ये क्लियर वार्निंग जो है वो जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के गल्फ में, वो अमेरिका को दे रहे हैं कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कम रखना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, आपको पता है कि उनके वहां के जो उनकी सेंट्रल बैंक है उसके जो हेड थे उनके हवाले से उनकी जो व्यू पॉइंट क्या थे कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे। अभी जो डाटा वहां पे जॉब्स का आया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो ये सारे इंडिकेटर्स ये अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। अमेरिका ने इसराइल की एक जंग तो पकड़ ली है, उसको अपनी वॉर बना के उसने अटैक तो इसराइल ईरान के ऊपर कर दिया, बट सिचुएशन जो है वो काफी बिगड़ती जा रही है। अब थोड़ा सा इसको हम फोकस करेंगे, जूम इन करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं ऐसे वक्त में? अब जो मिडिल ईस्ट का खित्ता है, जो वेनेजुएला के सबसे ज्यादा प्रूवन रिजर्व्स हैं ऑयल के 330 बिलियन उसके बैरल के, उसके बाद सऊदी अरेबिया 267 बिलियन बैरल्स, ईरान के 209, इराक के 145, यूएई के 113 बिलियन बैरल्स, और फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं इनकी वो बहुत ज्यादा हैं। जब ये सारा खित्ता इस जंग की लपेट में जा चुका है, सप्लाईज रुक चुकी हैं, ईरान जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसको पता है कि डायरेक्ट जंग में वो अमेरिका को डिफीट नहीं कर सकता, तो उसने उस जगह पर हिट किया जो कि उसका सॉफ्ट वैली था। इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? पाकिस्तान के अवाम के लिए जो एक बहुत बुरी खबर आने वाली है, इसमें हुकूमत का कतन कोई कसूर नहीं है। एक बहुत बड़ा प्राइस के अंदर इंक्रीज आपको अगले चंद घंटों में शायद सुनने को मिल जाए। क्या इंक्रीज आ रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या डिस्कशन हुई हुकूमत की, इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जारी जंग है उसके मनफी असरात पूरे रीजन, पूरी दुनिया पर आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो हुकूमती वुज़रा हैं मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरीके से जो सबसे बड़ा एक तो चैलेंज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आपको पता है बंद है, वहीं से पाकिस्तान को तेल की LNG की सप्लाई होती है, कि एक तो सप्लाई को मेंटेन रखना, दूसरा फिर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जाहिर है कि वो जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसको भी पास ऑन करना है। अब इसके हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि शहबाज जैसे ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि इसमें बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके कंट्रोल में भी होती हैं और फिर ऐसे हालात होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो सिचुएशन अब इमर्ज हो रही है ये तो हुकूमत के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। जो तेल की सप्लाई वाला मामला हो, तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं या गैस की आप बात कर लें, तो क्या इस वक्त इस्लामाबाद में डिस्कशन हो रही है किस तरीके से ऐसे फैसले लेने हैं? कड़वी गोली तो है लेकिन उसका नुकसान कम से कम अवाम को हो। देखिए, नुकसान तो होगा और ये पहली दफा हुकूमत ये कहने में हक बजानब होगी कि हमारी वजह से इंक्रीज नहीं आया, क्योंकि इन्होंने जो टैक्सेस थे जितने पहले इंक्रीज करने थे ये कर चुके हैं। अब शायद इनके पास स्पेस तो हो इंक्रीज करने की, बट उतनी नहीं है जहां पे टैक्स इंक्रीज कर सके। अब तो बात ये हो रही है कि इनको अपने टैक्सेस में शायद कमी करना पड़े। जो एक बात अच्छी हुई कि जैसे ये सारा खत्ते के अंदर ये बहरान पैदा हुआ और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब ईरान ने बंद करने का फैसला किया, वहां पर एक जहाज के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जिसकी सरबराही उन्होंने वजीर खजाना को दी। तो इस कमेटी के सामने 2 एजेंडा आइटम्स थे। एक तो ये कि जो ग्लोबल मार्केट है एनर्जी की उसमें जो प्राइस ट्रेंड्स हैं वो क्या चल रहे हैं और फिर उसकी आवाम के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। मोर इंपॉर्टेंटली आपको कभी जो है वो अगर वो जो भी आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल रही है वो किस कीमत पे मिल रही है और आगे फिर आपने क्या कीमत उसको पास ऑन करनी है। इस हवाले से डिस्कशन इस हफ्ता होती रही वजारत खजाना में, जिसमें पेट्रोलियम के वजीर भी थे, बाकी जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स थे वो भी थे। एसेंशियली सब्जेक्ट तो पेट्रोलियम डिवीजन का था ये। तो उन्होंने वजारत के अंदर जो डिस्कशन होती रही है उसमें 2-3 चीजें सामने। एक तो ये फैसला हुआ है कि जितनी भी आलमी मंडी में इंक्रीज आ रहा है हुकूमत इसको फुली पास ऑन करेगी और कोई किसी भी किस्म की हुकूमत इसके ऊपर सब्सिडी नहीं देगी। ये एक बुनियादी फैसला हुकूमत ने कर लिया है। अगर हम आज का प्राइस ट्रेंड देखें उसके मुताबिक
जो इस वक्त पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है, पेट्रोल आपको 266 रुपीज़ का मिल रहा है पर लीटर, डीजल आपको 280 रुपये का फी लीटर मिल रहा है। तो अगर हुकूमत के पास अब जो इनकी इंटरनल डिस्कशन हुई है, जो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास भी मीटिंग हुई, जो वज़ीर ख़जाना थे और वो जो कमेटी थी वो अपनी सारी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास लेके, और दो चीज़ें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स क्या होंगे, और दूसरा जो असल चीज़ थी प्राइस क्या होगा। जहां तक एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे वर्किंग नहीं थी कि अगर प्रपोजल ये है कि आप हफ्ते में 4 दिन जो है वो दफातर को ऑनलाइन कर दें, या ये कि 50% जो वर्क फोर्स है वो घरों से काम करेगी और 50% दफातर में आएगी। फिर एक प्रपोजल ये है कि उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दें। मोर और लेस कोविड वाली सिचुएशन लग रही है। सारे ही कोविड के मेजर्स हैं। जो इसमें डिबेट इस बात पे हो रही थी कि एट वंस आपने कोविड मेजर्स माइनस हेल्थ जो प्रिकॉशंस थी वो करना है, या आप उसको स्टैगर करके फेज मैनर में करेंगे। तो जो ज्यादातर व्यू पॉइंट था वो इस तरफ जा रहा था कि आप इसको स्टैगर कर दे फेज मैनर में। जो काउंटर व्यू पॉइंट था जिसमें पेट्रोलियम के वजीर का भी था, कुछ और लोगों का भी था, कि आपने जो भी करना है इसको फौरी करें। अवाम जो है वो फिर उसमें जो है वो फिर एक और मोड में चले जाएगी, पैनिक होगा, होर्डिंग होगी। जो आपने देखा आज इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, रावलपिंडी में लंबी लंबी कतारें मोटरसाइकिल्स की और गाड़ियों की फ्यूल स्टेशन के बाहर लगना शुरू हो गई। तो फिर ये तय हुआ कि इंक्रीज तो करना पड़ेगा। अब जो मैंडेट ये दिया गया, फिर चूंकि जो कमेटी आई थी इसकी वजीर खजाना की रिपोर्ट, उसको फिर फर्दर प्राइम मिनिस्टर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के पास की। तो इसहाक डार साहब ने आज 2 इजलास किए वज़ीर आज़म के इजलास के बाद, जिसमें फिर ये फैसला हुआ कि प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम के बाद ये इंक्रीज जो है वो अनाउंस भी हो सकता है। बट उसमें मैं एक वजाहत कर दें, क्योंकि आपको पता है शायद लोगों को इतना पता ना हो। आमतौर पर हमारे यहाँ जो प्राइस का तयन है वो हर 15 दिन के बाद होता है, 1 को और 15 को। आज क्योंकि 6 तारीख है तो ये लोग सवाल करेंगे 6 तारीख को आपने खुद इंडिकेट किया है कि प्राइसेस आज या अगले चंद घंटों में बढ़ सकती हैं, तो क्या अब बिकॉज ऑफ जो ओवरऑल सिचुएशन है वो वाला सिलसिला खत्म हो गया है कि 15 दिन या 7 दिन या इस तरह का नहीं, जो प्राइस अब कोई इसके हवाले से भी फैसला? देखिए, हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले तक, अभी हमारा जब प्रोग्राम ऑन जा रहा है तो उससे पहले तक इसहाक डार साहब इस पे एक मीटिंग ले रहे थे। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता तो हम इन्फॉर्मेशन को फर्दर डिग आउट भी करते। और अभी ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे पेट्रोलियम के जो वजीर है अली परवेज मलिक साहब, उनसे हम बात कर सकें, उनसे फर्दर डिटेल ले सकें। बट एक चीज बड़ी वाज़ेह है, अगर हुकूमत 15 मार्च तक इंतजार करती है, जो अगला जो मौजूदा एग्जिस्टिंग निज़ाम है जिसकी तरफ आपने रेफर किया है कि हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतों का तयन होता है, तो अगर हुकूमत 15 मार्च तक इंतजार करती है तो हो सकता है जो अभी ट्रेंड चल रहा है, आज के ट्रेंड के ऊपर 100 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा डीजल की प्राइस में इंक्रीज आए। पेट्रोल की प्राइस हो सकता है 50 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा हो जाए। तो जब इतना बड़ा आप शॉक देंगे ना, तो लोग फिर ये नहीं देखेंगे कि आलमी मंडी में क्या हो रहा है। तो हुकूमत के पास चॉइस ये थी कि 15 मार्च का इंतजार कर लो, या एक इंक्रीज अभी इंप्लीमेंट कर दो, जितना आ रहा है उसका भी आधा कर दो। अब फैसला क्या होता है, क्या अनाउंस होता है, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हुकूमत के पास चॉइस ये थी कि फॉर इंस्टेंस अगर आज के दिन 80 रुपए डीजल की कीमत का इंक्रीज आ रहा है तो उसको आप कुछ अभी पास कर दो, कुछ इसको 15 मार्च पे ले जाओ, और कुछ उसका इंपैक्ट आप पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर भी बिल्ड कर सकते हो। तो ये जो प्रपोजल थे ये इस वक्त हुकूमत के सामने थे। तो अब वो बात 15 दिन वाली बात तो खत्म हो गई। जो रैपिडली जो चीजें डेवलप हो रही है, अब इसमें हुकूमत के सामने प्रॉब्लम क्या, एक तो आलमी मंडी से सप्लाईज आपको नहीं मिल रही, जो रास्ते हैं वो आपको पता है रुकावटें हर जगह आपको नजर आ रही हैं। स्टेट ऑफ हरमुज और रेड सी में आपको पता है हूतीज मार रहे हैं, अगर उस साइड से ही आने की कोशिश करते हैं। तो 3-4 चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर सऊदी अरेबिया से राब्ता किया गया है कि आपकी जो फैसिलिटी दूसरी साइड पे है जो इफेक्ट नहीं है वॉर से, या वहां पे रिलेटिवली आप सप्लाई मुश्किल से बट आप दे सकते हैं, तो वो अगर वहां से आ जाती है, एक तो ये फैसला हुआ। फिर ओमान को इन्होंने राब्ता किया कि हमारी जो कतर से सप्लाईज आ रही थी वो अब मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं। कतर ने फोर्स में जो डिक्लेयर कर दिया, कतर ने कहा जी कि हमारी तो उनकी जो फील्ड है उसके ऊपर LNG की दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड है, उसके ऊपर अटैक आया है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को सप्लाई बंद कर, तो पाकिस्तान ने ओमान से राब्ता किया था। अब अगर नॉर्मल दिनों में, अगर आजकल के दिनों में जो स्पॉट मार्केट की प्राइस अगर $12-13 पर MMBTU थी LNG की, तो वो 30 से 35 डॉलर पर MMBTU पे चली गई है। तो फिर वो जो प्राइस है अगर आप ले लेते हो LNG, उसको फिर कल आप क्या करोगे, उसको आप अगर बिजली बनाने के कारखाने में डालते हो LNG के प्लांट्स में, तो इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी आपका यूनिट आपको नहीं करता। उसमें फिर ये इनके अंदर पॉइंट था कि अगर LNG प्लांट्स जो है हमारे पावर के, उसको हम LNG पे ना भी चलाएं फॉर द टाइम बिंग, और आप जो दूसरे जो फर्नेस ऑयल बेस्ड है उसमें फिर अगेन सप्लाई का इशू आ जाता है, वहां पे आप क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए कोई भी चॉइस इजी नहीं है। तो एसेंशियली फैसला आज ये हुआ है इंक्रीज आएगा,
और जो इंक्रीज आएगा वो पास ऑन होगा, हुकूमत विद होल्ड नहीं करेगी। अब जो सागदार साहब की कमेटी है या उनको जिम्मे जो काम लगा है उसमें यह देखना कि डार साहब कितनी टिंकरिंग कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कोई ना कोई एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कितनी टिंकरिंग कर सकते हैं उसके अंदर कि पास ऑन भी होता रहे और ग्रेजुअली होता रहे। बट इसके अंदर जो बॉटम लाइन पता क्या है, जो आज डिस्कशन के अंदर भी आया कि प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल था कि अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास पड़े हुए, पेट्रोल पंप्स के पास पड़े हुए, तो अगर आज की प्राइस पेट्रोल की जो है 266 है, तो कल ये मिसाल के तौर पर हमें नहीं पता क्या प्राइस है, अगर 300 हो जाती है तो उनको तो बैठे बैठे उनको 34-35 रुपए फी लीटर उनको एक विंडफॉल गेन हो गया। तो फिर उसका इस पर एक डिबेट हो रही थी कि उनका जो विंडफॉल गेन है उसका क्या किया जाए। तो फिर एक पॉइंट ये सामने आया, एक उम्मीद ये है कि जिस तेजी से कीमतें ऊपर जा रही है उसी तेजी से शायद फिर नीचे भी हैं। नीचे तो अगर उनके नीचे आएंगे तो फिर उनको लॉस भी होगा। तो ये वो चीजें थी जिसके ऊपर डार साहब की कमेटी ने आज डिस्कशन करनी थी। आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया क्योंकि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त आइडियल सिचुएशन है कि ये जो जंग इस वक्त हो रही है जितना जल्दी खत्म हो तो उसकी वजह से फिर ये सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, और उसके हवाले से जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी पाकिस्तान की जारी हैं। और मेरे ख्याल में जब से ये जंग का आगाज हुआ, तीसरी मरतबा जो इसहाक डार साहब है उनकी अभी कुछ देर पहले ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और वो पहले भी खुद जिक्र कर चुके हैं इसहाक डार साहब कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कोशिश है वो तैयार है, जो तमाम फरीकैन है खास करके अमरीका और ईरान के उनके दरमियान मफाहमत करवाएं डी एस्केलेशन के लिए। और इवन पाकिस्तान ने तो यहां तक कहा है कि हम इस्लामाबाद को बतौर उन मुज़ाकरात के लिए वेन्यू के तौर पर भी पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि यही पाकिस्तान के और बाकी जो रीजन के ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट में है कि ये जो जंग है ये तवालत इख्तियार ना करे, क्योंकि ये जंग पहले जो जंगें हो रही थी उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अली परवेज मलिक साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है, उनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट इस मुश्किल सूरत हाल में क्या फैसले करने जा रही है। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज मलिक, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त ऑफ कोर्स जो कुछ रीजन की सूरत हाल है बहुत ज्यादा है, खास करके तवानाई और तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर बात करें, सबसे पहले तो इवन आज हम देखा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी पेट्रोल स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें हमें नजर आई, थोड़ा सा पैनिक नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड कह रही है कि हमारे पास अभी तक सफिशिएंट स्टॉक्स मौजूद हैं, तो आप जरा बताएंगे टिल डेट हमारे जो तेल के जो स्टॉक्स हैं उसकी क्या पोजीशन है? जी कामरान, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि देखें, गैर मामूली सूरत हाल का हम सब लोग सामना कर रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसने अब खित्ते को पूरे लपेट में ले लिया है और जिसकी वजह से जो एक हमारी आर्टरी थी जिसके थ्रू हमारे पास सारी तवानाई के बहुत एक सब्सटैंशियल हिस्सा पाकिस्तान आता था वो बिल्कुल चोक हुआ है, जिसकी वजह से हमें इस वक्त थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का सामना है। और जो दूसरा मसला हमारे सामने आ रहा है कामरान, वो इस तरह से है कि हमें ये नहीं मालूम कि ये जंग कितनी देर या ये मामला इसी तरह कितनी देर सस्टेन करेगा। तो इसलिए हमें कॉशन एक्सरसाइज करते हुए हमें कंजर्वेटिवली हर तरह से वो इकदामात उठाने चाहिए कि हम अपने स्टॉक्स को जितना स्ट्रेच कर सकते हो वो स्ट्रेच करें। अब क्योंकि ये सूरत हाल आपको बिल्ड होती हुई नजर आ रही थी, एस्केलेट होती हुई नजर आ रही थी, यूएस की वॉरशिप्स आके यहाँ पे खड़ी हो रही थी ईरान की सरहदों के अंदर, तो हमने उसके मुताबिक अपने जखायर बिल्ड करना शुरू कर दिए थे। तो क्योंकि अब ड्यूरेशन का हमें आइडिया नहीं है, तो हमने वजीर आजम साहब के साथ बैठ के एक आधे दिन के अंदर आपको जो डिमांड के साइड के ऊपर जो हमने जो कंजर्वेशन के इकदाम लेने हैं वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि जो जखायर हमारे पास 28-29 दिन के थे, अब वो 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो भी नीचे आ गए हुए हैं। और उसके बाद आपने आगे सप्लाई का भी फैसला करना है, क्योंकि जो वजीर आजम साहब ने हमें कंसेशन लेके दी कि आप याम्बू वाली साइड से सऊदी अरेबिया से तेल लेके आ जाए, उसका वॉयज टाइम कहीं गुना ज्यादा है बनिस्बत इसके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आए। तो हमें ये जब फैसले करने पड़ेंगे तो इसके बाद उसको प्राइस के जरिए ट्रांसमिट भी होना है और आगे लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी देना है कि आप महंगा ईंधन जो आज एक हकीकत है वो लेके आएंगे तो हम आपको वो प्राइस आगे से कस्टमर से रिकवर करने भी देंगे। तो इसके अंदर हम मामलात को तय कर रहे थे। अब जो आपने बात की कि कितारें क्यों नजर आ रही हैं अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है, तो कामरान उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग और ये जो डीलर्स हैं और जो लोग इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं वो होर्डिंग के एक अपने साइकिल के अंदर ना अब वो उसके अंदर चले गए हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कीमत ने बढ़ना है।
तो इसलिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहिबान को भी वहां पे बड़ी क्लियरली ये तंबीह की है कि आप ये हम आपको रिकॉर्ड मुहैया कर देंगे कि जो फरवरी के अंदर मार्च की प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ओएमसीज ने अपनी डिमांड दी थी कि कितना कितना उनको प्रोडक्ट चाहिए, वो हमने उसके मुताबिक एग्जैक्टली वीकली के हर हफ्ते का हिसाब निकाल के उनको मुहैया कर दिया। अब अगर कोई पेट्रोल पंप ये फ्यूल डिस्पेंस नहीं कर रहा तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि वो जखीरा अंदोजी कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ओगरा भी हरकत के अंदर आ गया हुआ है, आपकी सूबाई हुकूमतें भी हरकत के अंदर आ गई हुई हैं, और जिस जिस तरह से हमें उन पंप्स के बारे में पता चलेगा हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और जहां तक प्राइस एक्शन करना कि लोगों को ये इत्मीद हो कि अब हम ये एडिशनल कॉस्ट को सिस्टम के अंदर सर्कुलर डेट की एक शक्ल इख्तियार करने नहीं देंगे और उनको ये आगे ट्रांसमिट करने देंगे, उसके ऊपर भी आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने क्या नया प्राइस मैकेनिज्म लेके आना। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब, ये होर्डिंग वाली बात तो अपनी जगह पे मौजूद होती है और हमेशा ही सारा उठाती है, लेकिन जो असल उससे पहले चीज है वो प्राइस की है। अब सबको पता है कि आज जो क्रूड ऑयल की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल के बाद $90 क्रॉस कर चुके हैं। हमारा जो बेंचमार्क है अगर उसको भी कंपेयर करें 28 फरवरी से पहले की पोजीशन की और आज की, तो 40 से 50% इंक्रीज बनता है। तो इसके हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी मीटिंग हुई है और इसहाक डार साहब ने भी मीटिंग्स ली हैं। तो फैसला आप लोग क्या करने जा रहे हैं कि आप जो भी इंक्रीज आता है वो तो असूली तो फैसला आप लोगों ने कर लिया कि आप पास ऑन करेंगे, क्या उसको आप स्टैगर करके पास ऑन करेंगे या आप वन गो में पास करने जा रहे हैं? देखिए शहबाज साहब, आप मईशत को बड़ी गहरी मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी इंटरवेंशन करते हैं जिससे डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो, तो आपको पता है उसके मसाइल जो हैं वो आगे सर उठाना शुरू करते हैं। तो हमें जो एक बैलेंस्ड अंदाज के अंदर इस चीज को देखते हुए कि जो दोनों ईंधन हमारे पास दस्तयाब हैं इनकी प्राइसेस के अंदर सब्सटेंशियल फर्क आ रहा है। डीजल की प्राइस जो है आज फ्लैट तकरीबन $150 पर बैरल के ऊपर टच छूटा हुआ नजर आ रहा है। जो पेट्रोल है उसके अंदर शायद ये इतनी बड़ी इंक्रीज नहीं आ रही। तो अब क्या जो आप रबी की जब फसल बोने जाएंगे उस वक्त जब आपकी एग्रीकल्चर के लिए डीजल की डिमांड बढ़ेगी, पब्लिक सारा ट्रांसपोर्ट आपका डीजल के ऊपर चलता है, तो आपने क्या उस डीजल की प्राइस इंक्रीज को आपने पूरी तरह पास होने देना है, या जिस तरह से पहले आप उसके अंदर कोई छोटा मोटा रद्दोबदल करके आप उसको थोड़ा सा अगर उसको मिनिमाइज कर लें और पेट्रोल के अंदर वो कॉम्पनसेट कर लें, ये वो मुश्किल फैसले हैं जिसके ऊपर आज भी बहस होती रही है और आज भी बहस जारी है। और इंशाअल्लाह ताला एक आधे दिन के अंदर आपको उसका फैसला नजर आ जाएगा और ये फैसला वही होगा जो अब आपके जो मईशत के जो बुनियादी असूल हैं उनके मुताबिक है, और जो पीछे से प्रोडक्ट की जो इंक्रीज है सिर्फ उसकी हद तक ही आगे ट्रांसफर किया जाएगा। और ये भी हमारे साथ ने बड़ी क्लियरली मलिक साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। जिस तरह ही आपकी प्राइस के अंदर रिवीजन वापस होती है तो आप कंज्यूमर को उसी तरह वापस करेंगे। मलिक साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे। नाज़रीन, हम छोटी सी एक जो बात अभी अली परवेज साहब कर रहे थे कि अगर डीजल की प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा तो हो सकता है फिर पेट्रोल की प्राइस में उसको एडजस्ट करना पड़े। ये क्या बात है, इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर खुशामदीद। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अली साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि अगर डीजल की प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज आता, अभी मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो प्राइसेस के ट्रेंड आ रहे हैं कुछ 70 से 80 रुपए फी लीटर डीजल की प्राइस बन रही है इंक्रीज। तो हम सपोज करें जो अभी आप बात कर रहे थे, अगर 80 रुपए फी लीटर डीजल की प्राइस बढ़ती है तो क्या फिर 80 रुपए सारे डीजल पे पास ऑन किया जाएगा, चाहे एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में, या इसका कुछ जो इंक्रीज है वो पेट्रोल में भी बिल्ड हो सकता है? राना साहब, आप बिल्कुल तसल्ली रखें, हुकूमत को इस चीज का एहसास है कि जो डीजल है उसकी खपत आगे जब आप रबी की फसल बोने जाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी। लोगों को ये एहसास है, हुकूमत को ये एहसास है कि बसों के अंदर ये जो डीजल है वो एक बुनियादी उसकी जो कॉस्ट है उसके अंदर एक उसका जुज है। तो हम उसके मुताबिक जो अवलीन फैसला कर सकते हैं इन मुश्किल हालात के अंदर, जिसके अंदर इस जंग के अंदर हमारा ना कोई लेना ना देना, पर उसके फॉल आउट के जद के अंदर बाकी के बहुत से ममालिक आ रहे हैं, और जो खित्ते के अंदर भी आप देख रहे हैं बहुत से ममालिक ने अपनी कीमतें तब्दील भी कर दी हैं इसके मुताबिक, क्योंकि कोई भी इसको सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक ऑयल प्राइस शॉक है जिसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। अपने लोगों को जो नुकसान है
मिनिमाइज करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो आइडियल सोल्यूशन। और हुकूमत के अंदर इसकी कोई खामी नहीं है, हमने तो 20 दिन का जो स्टॉक होता था उसको 30 दिन का बना दिया है, पर अगर ये हफ्तों की लड़ाई है तो हमें उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो हम जो बेहतरीन उसका हल हो सकेगा वो पूरे मिल के सारे दोस्त कोशिश करेंगे कि उसको लोगों के लिए आगे लेके आए, और आपको कोई ज्यादा कड़वी खबर इसके अंदर नहीं सुनने को मिलेगी। मलिक साहब, इसमें अगर यूजुअल जो हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतों का तायन होता है, क्या अब क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त वॉलेटाइल सिचुएशन है हर रोज जो कीमतें हैं वो उसका तायन होना चाहिए, तो इसके हवाले से भी कोई फैसला हुआ है कि वो जो 15 दिन के बाद हम तायन करते हैं अब उसको कम करके शायद एक हफ्ते के बाद किया जाएगा? इस वक्त तो कामरान 15 दिन की तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी, और जो अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो इवेंचुअली हमें इसको डीरेगुलेट करना है, और डीरेगुलेट में हर कंपनी को अपनी कीमत खुद तय करनी है, और ये वो रास्ता है जिसके ऊपर हमें आज से चलने का फैसला करना है। और इसके अंदर क्योंकि जिस किस्म की अब वॉलेटिलिटी आ रही है, हमें उसके अंदर यकीनन इस ड्यूरेशन को रिव्यू करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमने तो अपनी जो सिफारिशात हैं वो ईसीसी और कैबिनेट के अंदर जमा भी करवा दी हैं, और उसके ऊपर भी आप इंशाल्लाह ताला जो आज की हकीकतें हैं उसके मुताबिक जो मुनासिब फैसला होगा आप बहुत जल्द उसके ऊपर सुन लेंगे। अच्छा, इस पे हम आपसे कीमत के बारे में नहीं पूछेंगे, ऑफ कोर्स वो हुकूमत का राइट है, और पहले हम आपसे कहेंगे भी नहीं कि डिस्क्लोज करें, बट एक जो असूली बात है अभी जो आपने कहा कि डीजल की प्राइस को डी रेगुलेट करना चाहिए, जिस तरह दुनिया में भी होता है, जैसे जैसे आलमी मंडी की कीमत होती है वो ट्रांसलेट होती रहती है, तो ये असूली फैसला हो गया है कि प्राइस जो है वो डेली बेस पे चेंज होगी या फिर वो वीकली बेस पे ही होगी, जो आज सुबह शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी? कि ये वो एंड गेम है जिसकी तरफ हमें तगदो करनी है। अब ऑब्वियसली आप रात को दिन और दिन को रात एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं, पर हम इसकी तरफ कदम उठाना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आज की जो वॉलेटिलिटी है, आज की जो मजबूरियां उनको सामने रख के इंशाल्लाह बेहतर फैसला। अच्छा, इसमें एक और चीज क्लैरिफाई कीजिएगा, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई थी जिसमें आपकी वजारत ने वहां पे जो एनर्जी कंजर्वेशन के इकदाम प्रपोज किए थे उस पर आज फैसला नहीं हुआ, वो डेफर हुआ है नेक्स्ट वीक के ऊपर। उसमें देखें, उसमें राना साहब ये फैसले इंप्लीमेंट जाके सूबाई हुकूमतों के अंदर होने हैं, तो हमें वजीर आजम साहब ने ये कोशिश की है कि ये मशावरत के सिलसिले को वसी करें। चीफ सेक्रेटरीज को तो आज हमने इन्फोर्समेंट के लिए कहा है, अब उनसे मुलाकात करके उनके भी अगर कोई इसके ऊपर मशावरत हो सकती है, उनसे भी कोई मशवरा ले सकते हैं जो बेहतर एक प्रोग्राम को तरतीब देने के अंदर उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकें, तो वो सिलसिला कंक्लूड करके एक आधे दिन के अंदर आपके पास कंजर्वेशन का भी पूरा प्रोग्राम सामने आ जाए। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब एक चीज बताइएगा इसके बाद के कामरान आपसे आखिरी सवाल पूछे, आप सिटीजन की हेल्प क्यों नहीं लेते? अभी जो सिचुएशन बन रही है, प्राइस इंक्रीज अगर आ भी जाता है तो हो सकता है कि होर्डिंग जो है वो हमने माजी में भी देखा उस तरीके से इफेक्टिवली सूबाई हुकूमतें भी और फेडरल गवर्नमेंट की लेवल पे भी उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती, तो आप ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च करने का सोचेंगे, ऐसा कोई कंप्लेंट नंबर यूनिवर्सल जिसपे जो सिटीजन पोर्टल से कंप्लेन है, जहां पे होर्डिंग आ रही है, सप्लाई है बट होर्ड हो रहा है, उसको फौरी उसके ऊपर कोई एक्शन है, क्योंकि दिस इज अ कलेक्टिव डिसीजन। ओगरा ने सूबाई हुकूमतों और डीसीज को एक एक पंप की तफसील दे के उनको कंप्लेंट नंबर्स दे दिए हैं, तो मकामी हुकूमतों से तो हम फीडबैक ले रहे हैं, बट आपका बहुत अच्छा मशवरा है कि जी आप कंज्यूमर फीडबैक भी उस पर लेना शुरू करें, तो मैं ये इंशाल्लाह ओगरा के साथ टेकअप करके इसका भी पोर्टल और इसका भी एक कंप्लेंट नंबर आगे, क्योंकि जितनी देर ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये डायरेक्ट जितनी जल्दी हमें एक्सेस और इन्फॉर्मेशन आ जाए उतना बेहतर है। अच्छा मलिक साहब, इसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट चले, एक तो जो कीमतें बढ़ेंगी उसका तो पास ऑन करना पड़ेगा, दूसरा है सप्लाई साइड। जो खबरें आ रही हैं गल्फ कंट्री से भी, आज कतर के वज़ीर तवानाई ने भी कहा कि ये जंग अगर जारी रहती है तो बहुत जल्द जो गल्फ कंट्रीज जो तेल एक्सपोर्ट करती हैं उनको ये बंद करना पड़ेगा, वो LNG हो, तेल हो। आपने मुतबादिल रस्तों की बात की, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? और इसमें एक और बात कि जाहिर है कि ये मैंने खबर भी देखी है कि जो ईरान है उसने अश्योर किया है या वो बातचीत कर रहे हैं चीन के साथ कि हम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आप तेल लेना चाहते हैं उसके लिए इंश्योर कर सकते हैं कि आपके कंटेनर्स को ना छोड़ा जाए। ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या इस हवाले से भी कोई हम उनसे बात करें, कम से कम हमारे कंटेनर्स को ना छोड़ा? हर खारजा महाज के ऊपर जो मदद ले सकते हैं हमने ली है। मैंने आपको बताया कि वजीर आजम साहब की जाती दिलचस्पी से सऊदी तवानाई वजारत ने हमें यह भी ऑफर दिया है कि आप VLCC को अरेंज कर लें, हम आपको यानबू से एक बड़ा वेसल कराची की सारा पे लाके खड़ा कर देंगे, समुद्रों में लाके खड़ा कर देंगे, और आप PNSC के जरिए फीडर वेसल्स के जरिए उसको अपने रिफाइनरीज तक ट्रांसफर कर लें। तो इसको भी काम किया जा रहा है। फुजेरा भी इस वक्त हमारा एक वेसल जा रहा है जो आउटसाइड दी हुर्मुज एक पार्सल एडनॉक का लेके आ रहा है। तो सारी चीजों को किया जा रहा है। आप तसल्ली रखें, वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड फेस दिस
चैलेंज और इंशाल्लाह वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एज ए नेशन, क्योंकि हम इस मौके को इंशाल्लाह ताला आखिरी सवाल, आपने भी, आपकी भी कमिटमेंट है, आपसे आखिरी सवाल, ये जो अभी आपने सऊदी अरेबिया के ऑफर की बात की है, ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर ये हो जाता है और हमारी हुकूमत इसको मटीरियलाइज कर लेती है, तो उससे जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं विद इन पाकिस्तान, वो किस हद तक ईज हो जाएंगी? बहुत हद तक ईज हो जाएंगी। देखिए, डीजल आपका 70% मकामी रिफाइनरीज बनाती हैं, तो एक दफा क्रूड की सप्लाई हम ये अपनी रिजॉल्व कर लें तो बहुत बेहतरी इसमें आ जाएगी। आप तसल्ली रखें, हुकूमत रात दिन इसके ऊपर काम कर रही है। अभी भी डीपीएम साहब की सरबराही में मीटिंग से हम उठ के आए हैं और अभी आपको इसमें अच्छी खबर आना शुरू हो जाएगी कि सप्लाई लाइंस हम ऑल्टरनेटिव डेवलप बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। तो तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। और ये भी आपसे वादा रहा, जिस तरह प्राइस रिवर्जन होंगी, इसी फुर्ती के साथ उनको अवाम के ऊपर ट्रांसफर भी किया जाएगा। ये वजीर आजम साहब का वादा है। जी, बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक, वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम, हमसे बात कर रहे थे। और इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है, इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जंग जारी है, और आपने मिनिस्टर साहब की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि तमाम जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो भी उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मिनिमम उसका इम्पैक्ट हो। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।